आप सभी को नमस्कार। मैं अश्वनी कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता भागीदारी पार्टी, आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। एक नए विषय 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन के साथ में जुड़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें तथा इस पेज को अधिक से अधिक लाइक कर दें। मुनीश मौर्य, अभिषेक प्रजापति जी जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, इसका 1 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 6/1/2019 को इसकी भर्ती आयोजित करी गई तथा 12 मई 2020 को इसका परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो SC, ST और OBC के उम्मीदवार हैं, उनके हक अधिकारों को छीनते हुए उनके साथ में घोर अन्याय किया गया है। ये पूरा विवाद उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल 1981 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 से संबंधित है। जब यह प्रकरण हुआ, उसके बाद में जब आंदोलन चालू हुआ तो जो प्रतिभागी थे, जिनके साथ में अन्याय हुआ, उसमें पिछड़े वर्ग के जो प्रतिभागी थे, उनके साथ हुए इस अन्याय को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान में लिया और अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने विस्तृत रूप से पूरे प्रकरण में हुई अनियमितता के संबंध में शासन से रिपोर्ट मांगते हुए उचित कार्रवाई के लिए लिखा है। आयोग ने यह माना है कि प्रकरण में पिछड़े वर्ग के समुदाय के साथ में बहुत ज्यादती हुई है, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में बहुत ज्यादती हुई है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग न्यायालय जाने हेतु सक्षम नहीं हैं, साधनहीन लोग हैं। इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न आदेशों के उपरांत भी सूची बनाते समय योग्य को अयोग्य प्रदर्शित कर दिया है। आरक्षण का नियम यह निर्धारित करता है कि यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य उम्मीदवार के साथ चुना जाता है, तो उस स्थिति में उसे आरक्षित रिक्तियों की ओर समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात अनारक्षित की ओर समायोजित किया जाएगा। रिक्त पद भले ही उसके पास आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवारी का क्यों ना हो। इसलिए सिद्धांत के अनुसार यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कट ऑफ अंक प्राप्त करता है, तो उस उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा और परिणामी रिक्ति के परिणाम स्वरूप आरक्षित वर्ग में परिणामी रिक्ति का उपयोग अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। हालांकि वर्तमान चयन में यद्यपि आरक्षित उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी में रखा जा रहा है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न समस्त रिक्ति का लाभ आरक्षित वर्ग को नहीं मिल रहा है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है, जिससे आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। जब आरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तो फिर यह कैसी भर्ती है?
ये कैसी 69,000 शिक्षक भर्ती है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह भी कहा है कि अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से 34,579 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची के क्रमांक 1 से 34,579 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई है। सूची के क्रमांक 1 से 34,579 तक अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 13,007 बताई गई है। हालांकि प्रस्ताव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार जो ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी में मेरिट सूची में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार हैं। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर ही आयोग कहता है। आयोग यह कह रहा है कि 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था लेकिन जहां नहीं दिखाया गया। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों को ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट कह रही है। इस तरह उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में विस्तृत सूची दी गई है। चयन का आधार राज्य के अधिकारियों को ही स्पष्ट नहीं है। अब देखिए विडंबना, देखिए राज्य और जिला ये दोनों में ही आपस में किस तरीके से जो है कंट्रोवर्सी हो रही है। आयोग का ये पॉइंट नंबर 7 कहता है कि चयन का आधार राज्य के अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है। चयन की इकाई राज्य या जिला अपने आप में संदिग्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने मैं शपथ पत्र आयोग के समक्ष बयान दिया है, विद एफिडेविट ये बयान दिया है कि चयन की इकाई जिला है। हालांकि राज्य के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आयोग के समक्ष मैं शपथ बयान दिया है कि चयन की इकाई राज्य है। भाई जिले के अधिकारी कहते हैं चयन की इकाई जिला है और राज्य के अधिकारी ये कहते हैं कि चयन की इकाई जो है वो राज्य है। अब आप देख लीजिए राज्य और जिले में कंट्रोवर्सी हो रही है। तो चयन का अलग आधार पर होगा और यदि चयन की इकाई जिला है तो चयन अलग आधार पे होगा। भाई ये क्या बात हुई। राज्य में 75 जिले हैं। आयोग का पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि राज्य में 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले में उस जिले के रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने चयनित उम्मीदवारों की जिलावार सूची भी प्रस्तुत करी है। राज्य द्वारा प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्ति दी गई है। अनारक्षित उम्मीदवारों को, जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवार है, उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्ति दे दी गई है, जो यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। इसी प्रकार से आयोग ने पॉइंट नंबर 11 में यह भी कहा है कि आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेह और अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। जब सूची को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब उम्मीदवारों का चयन श्रेणी का उल्लेख जिले में प्रकाशित सूची में किया गया था। चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता पाई गई, ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि लखनऊ के अंदर जो प्रतिभागी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना कर रहे हैं, लेकिन इस तानाशाही, अधम, असंवेदनशील सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है।
कमेटियां पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। अरे भाई, वो लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले। उन्हें कमेटी मिलने के लिए आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। और कमेटी बना करके मामले को निंदारान किया जा रहा है बस। भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे माननीय संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मुद्दे को सदन में उठाया है। और भागीदारी पार्टी ने भी लखनऊ में धरना दे रहे प्रतिभागियों के संबंध में एक समर्थन पत्र जारी किया है। हम उन प्रतिभागियों के साथ में हर तरीके से खड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि कमेटी ने प्रतिभागियों को आरक्षण चाहिए, उन्हें आरक्षण दीजिए, उन्हें नौकरी दीजिए। वो नौकरी, वो पद जो उनसे छीन करके सवर्ण प्रतिभागियों को दे दिए गए हैं, उन्हें वो पद वापस करिए, उन्हें उनका हक दीजिए, उनका अधिकार दीजिए, उनका हिस्सा दीजिए। लखनऊ में किए जा रहे इस आंदोलन में ऐसे बहुत से साथी हैं जिनसे मेरी वार्ता होती रहती है। शरद प्रजापति जी ने मुझे सबसे पहले इस संबंध में संपर्क किया था। शरद प्रजापति जी के अलावा अमरेन जी हैं, विजय जी हैं, और भी जो वहाँ पे आंदोलन करता है, उन सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि वो लोग वहाँ पे निरंतर डटे रहें। निरंतरता बनी रहेगी तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। संघर्ष करना मत छोड़िए, देर है अंधेर नहीं है। सिर्फ 4 महीने की ये सरकार बची है। इस सरकार में यदि सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली जो सरकार आ रही है उसमें निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाते हुए आप लोगों के साथ में न्याय किया जाएगा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार यदि बन जाती है तो आपके साथ में अन्याय नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 पंक्तियों में अपनी इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूं कि हकीकत यह है कि यह जो संविधान ने हमें आरक्षण दिया है, यह जो संविधान ने हमें आरक्षण दिया है, हकीकत में गरीबों को यह संरक्षण दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय महाराजा दक्ष प्रजापति, बाबा साहेब अम्बेडकर जय। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। अपने हक, अधिकार, हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए इस 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस महा घोटाले के विरुद्ध आंदोलन कर रहा हर प्रतिभागी जिंदाबाद। नमस्कार।